नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 1.5 महीने से ज्यादा के इंतजार के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 12 जबकि जेडीयू के कोटे से 9 मंत्रियों ने शपथ ली। जेडीयू कोटे में महेश्वर हजारी को छोड़कर सभी वही मंत्री हैं जो पिछली सरकार में थे, लेकिन बीजेपी कोटे से 6 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव ऐलान के ठीक एक दिन पहले हुआ है और एनडीए का मिशन है बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट जीतना। तो क्या कैबिनेट विस्तार से मिशन 40 को रफ्तार दी गई है? नीतीश की नई टीम कितनी कारगर है? सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमराज राम जी हैं और भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजीव रंजन जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राजीव जी, क्या मिशन 40 बिहार में और देश में 400 प्लस, उस मिशन को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट को स्वरूप दिया गया है, ये विस्तार दिया गया है? देखिए दीपक जी, हम लोगों ने शुरू से सबको लेके चलने की बात कही है और हमारा जो आज का आपने देखा है मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है एनडीए का, उसमें सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है, चाहे सवर्ण हो, दलित हो, कोई भी हो, सबका ख्याल रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार 2024 के अंदर बनने वाली है, हमने 400 पार का लक्ष्य रखा है। तो ये जो हमारा लक्ष्य है वो सिर्फ बिहार से ही नहीं है, ये हमारा लक्ष्य पूरे भारत में 400 पार करना है। एनडीए को 370, भाजपा को पूरे भारत में पार करना है। तो हम सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में पूरी तन्मयता से लगे हैं और कोई छूटे नहीं, कोई बचे नहीं, कोई जिसको जो मिलना चाहिए उसको हम लोग पूरा देने के प्रयास कर रहे हैं। और 2024 में हम लोगों ने जो तय किया है कि भाजपा और एनडीए 400 पार करेगा, हम उसी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग उसको पूरा करके दिखाएंगे। हेमराज, मिलजुल कर लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा और उसी दिशा में ये कैबिनेट विस्तार को देखा जाए। देखिए, एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ और सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उस पर पूरा ख्याल रखा गया। और हम यूँ कहें कि एनडीए जो अभी आगामी लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एनडीए का जो लक्ष्य है हम उसको आसानी से पार करेंगे। देश में 400 के पार और बिहार में 40 की 40 सीटें लेंगे। और चूंकि हमने काम किया है, एनडीए की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, हमने पूरी मुस्तैदी के साथ जन भावनाओं का ख्याल करते हुए और बिहार में सभी वर्गों का ध्यान में रख करके हमने योजनाओं को लागू भी किया है और ज़मीन पर उतारने का काम किया है। और ये जनता का उत्साह वो रिजल्ट के रूप में बोल रहा है और निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, आसानी से पूरा करेंगे। चलिए, तो आसानी से पूरा करेंगे ये दावा किया जा रहा है, लेकिन मेरा मूल सवाल था क्या चुनाव को लक्षित करके ये विस्तार किया गया है? हालांकि दोनों पार्टी के प्रवक्ता चुनाव की ओर बढ़ नहीं रहे हैं, इसे सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश करने की कवायद बता रहे हैं। अरुण जी का रुख जान लेते हैं। अरुण जी, आप किस नजर से देख रहे हैं इस कैबिनेट विस्तार को? देखिए दीपक जी, पहली बार ऐसा हुआ बिहार की राजनीति और नई सरकार के गठन हुए 45 दिन के बाद जी आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और 45 दिन से बिहार का विकास कार्य ठप पड़ा था। चहुओर हत्या, लूट, बलात्कार, अनेकों आपराधिक घटनाएं आप देख रहे हैं प्रदेश में चरम पर है और हर क्षेत्र में। और यही तो हम बार बार कहते हैं कि इन लोगों को मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, प्रदेश की जनता की खुशहाली से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। हर चीज अपने सत्ता के लिए चुनावी नजरिया से एन कैन प्रकारन किस तरीके से जनता को धूल झोंक कर हम सत्ता पर बने रहें, यही इनका मिशन है। अब आप बताइए,
कल चुनाव आचार संहिता लागू होना है हम्म। और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, क्या मतलब है? क्या काम हो पाएगा? आखिर इनको तो अगर विकास की चिंता रहती, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा भी फिक्र रहता इस सरकार को, नीतीश जी को, तो पहले ही 45 दिन पहले ही हो जाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण था, यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए जनता को। बिहार की जनता जानना चाहती है आखिर इसके लिए दोषी कौन, इसके लिए जिम्मेवार कौन। अगर 45 दिन पहले या 40 दिन पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रहता तो जो भी पाइपलाइन में विकास कार्य थे, चाहे नौजवानों को नौकरी की ही बात कर लीजिए, महागठबंधन की सरकार ने जो भी तय करके गया था, चाहे 1,35,000 हेल्थ सेक्टर में नौकरी की बात हो या 1 लाख के लमसम शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी, ये सब सारा प्लानिंग जो तय था, सारा चीज एक पाइपलाइन में था, प्रक्रियाधीन में था। लेकिन इनको तो लटकाना था और लटका ही दिया। तो आज जो है कल आचार संहिता लागू होना है, आज मंत्रिमंडल का विस्तार से क्या जनता को लाभ होगा? चलिए, तो आपके सवाल को समराइज करके हम दोनों सत्ताधारी दल के सदस्यों के सामने रखते हैं कि अगर वाकई विकास का लक्ष्य होता, डबल इंजन की सरकार जो दावा किया जाता है वो डबल रफ्तार देती विकास को, तो बजट सत्र सिर्फ 9 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल के साथ नहीं पूरा किया जाता। विकास लक्षित होता तो ये विस्तार पहले कर लिया जाता। हेमराज जी, आपसे शुरू करते हैं। ये चुनावी कैबिनेट विस्तार है, अरुण जी का ये आरोप। देखिए, दरअसल अरुण जी को अपने 2005 से पहले के शासनकाल को याद करना चाहिए और 2005 के बाद अब तक का जो बिहार में काम हुआ है, दोनों को ईमानदारी पूर्वक तुलना करके बताना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताएंगे, चूंकि ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालेंगे और नीतीश जी की सरकार को, एनडीए की जो सरकार चल रही है, उस पर उंगली उठाएंगे। दरअसल बिहार की जनता सब देख रही है, समझ रही है कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, विकास का क्या पैमाना था और सुरक्षा और कानून के मामलों में क्या स्थिति थी। आज हम देखते हैं 2005 के बाद हर क्षेत्रों में विकास हुआ है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बिहार अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। महिलाओं को भागीदारी देने में बिहार जो है स्थान प्राप्त किया है। और ये क्या किए 5 से पहले महिलाओं को प्रताड़ित किया, अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रताड़ित किया, उनका छात्रवृत्ति तक बंद कर दिया इन्होंने। और अनुसूचित जाति के मद में बहुत छोटा बजट था इनका। 2005 से पहले 40.48 लाख का बजट था। आज लगभग 22,000 करोड़ के से ज्यादा जो है बिहार में अनुसूचित जातियों बिल्कुल के में स्थान दिया गया। नहीं, हेमराज जी सब ठीक है, लेकिन ये पैसा खर्च करने के लिए कामकाज होना चाहिए। कामकाज को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट रफ्तार के साथ काम करना चाहिए। अब एक मंत्री 4-4, 5-5 मंत्रालय अब तक संभाल रहे थे, कैसे संभव है? निश्चित रूप से हम एकदम पूरी ईमानदारी के साथ बिहार की सरकार ने पूरी निष्ठा के साथ काम को अंजाम दिया है। और जो आरोप लग रहा है कि चुनावी कैबिनेट कुछ मंत्रियों को लेकर के जो है, मैंने इस तरह से जो अभी तक का जो सफर तय हुआ, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और इसको लेकर के विपक्ष को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अंतरात्मा में खुद अपने आप में झांकना चाहिए कि उन्होंने कहां कहां बिहार की जनता के साथ धोखा किया, गलती किया और बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया। चलिए, राजीव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जो बिहार को तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया। राजीव जी, ये चुनावी विस्तार है, अगर विकास को रफ्तार देने का वाकई इरादा होता तो ये काम कुछ पहले हो गया रहता। देखिए, अभी राजद प्रवक्ता की बातों को मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। इनका कहना है कि एक मंत्री के पास कई विभाग थे, इनके युवराज के पास कितने विभाग थे, इसका हिसाब क्यों नहीं रख रहे हैं? देखिए, हमारे एनडीए के अंदर जितने भी नेताओं ने शपथ लेने का काम किया था 45 दिनों पहले, सब दक्ष हैं, सभी लोग अनुभवी हैं और अपने पुराने विभाग को भी, कई मंत्रियों को आपने देखा कि पुराने विभागों को भी उनको दिया गया था
और इनका ये आरोप है कि रोजगार नहीं, कहाँ रोजगार नहीं, कहाँ रुक गया साहब। आज भी परीक्षा हुई है बीपीएससी की, आज भी हुई है, सक्षमता का रिजल्ट आज भी आया है। कौन सी बहाली रुक गई, कौन सी परीक्षाएं रुक गई? सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना, गाल बजाना इनका काम है। हमने पूरी ईमानदारी से काम किया है और आज आप देख लीजिए कैबिनेट विस्तार के अंदर जितने नाम आए हैं, आप बताएं कौन कौन उसमें किनका अनुभव कम है, या तो संगठन का अनुभव है या सरकार के अनुभव रहे हैं। तो फिर भी इनका आरोप लगाने का जो इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना है। आपके युवराज के पास तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी कई विभाग थे, आपने वहां तो टिप्पणी नहीं की। आपने टिप्पणी कहां की? आपने नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी के विभागों पर टिप्पणी की, आपने विजय चौधरी जी के विभागों पर टिप्पणी की, और आपने अपने युवराज के, जिनका कोई अनुभव नहीं, जिनका कोई ज्ञान नहीं, जिनका कोई राजनीतिक, सिर्फ सिवाय विरासत के कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं, उनके पास जो एक से अधिक विभाग, कई विभाग, महत्वपूर्ण विभाग आपके परिवार के अंदर थे, क्यों नहीं आप उस पर चर्चा करना चाहते? इसलिए नहीं चर्चा करना चाहते हैं कि आप बचना चाहते हैं, दूसरों पर आरोप गढ़ के अपनी कमी को छुपाना चाहते हैं। आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले विस्तार हुआ है या कल चुनाव आयोग लागू करेगा, आचार संहिता लागू करेगा, इन सब बातों का सरकार के बढ़ने से या सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से कोई मतलब नहीं। ये स्वाभाविक घटना है। सरकार बनने के बाद, कोई भी सरकार बनती है उसके बाद ये स्वाभाविक घटना है। और इस बीच बजट भी पेश हुआ, 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट है हमारा, उसको भी हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। और आप लोगों को जनता अभी 2024 में जवाब देगी, और बचा खुचा जो रहेगा आपका कुनबा 25 के अंदर आप साफ हो जाएगा। फिलहाल तो आप तीनों से जवाब लेंगे। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि आप के नेता जो मंत्रिमंडल में जितने मंत्रालय रखते हैं वो आपको याद नहीं है, आप इनके नेताओं द्वारा हो रहे काम पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ भाई, काम अवरुद्ध जो हुआ 45 दिन तक, और अभी भी कई विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, और उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कई विभाग थे। तो मेरा सवाल है, 45 दिन तक जो आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किए, बिहार का सारे विकास कार्य बाधित हुए, तो इसके लिए दोषी कौन है? और आज आपने विस्तार किया है, कल चुनाव आचार संहिता लागू होना है, तो फिर काम तो होगा नहीं। तो ये इन लोगों को जन सरोकार के सवालों से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब रहता तो बिहार सरकार 17 साल से यहाँ एनडीए और बीजेपी की सरकार थी, और केंद्र में 10 साल से सरकार है। तो ये हिसाब दे ना। हमने तो 17 महीने के दौरान हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने एक नजीर पेश करने का काम किया। जो भी कार्य बेहतर काम किए 17 महीने के अंदर काम हुआ। चाहे 5 लाख नौकरी देने की बात हो, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो, 2,17,000 हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो संकल्प था, शिक्षक नियुक्ति हुई। जाति आधारित गणना पूरे देश में पहली बार आजादी के बाद बिहार प्रदेश ने कराने का काम किया। वो संकल्प हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का था। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। आरक्षण के दायरा बढ़ाया ही नहीं गई, बल्कि गरीबों के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। आपने देखा, शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों का जो डिमांड था राज्यकर्मी का दर्जा देने का, हमारे नेता के पहल पे कैबिनेट में पास हुआ। तो सारे मानदेय 2 गुना हुए। तो बहुत सारे कार्य हुए। 17 साल में इन्होंने क्या करने का काम किया? एक रुई का फैक्ट्री खोला, एक सुई का फैक्ट्री बिहार में खुला। पलायन जारी है, बेरोजगारी चरम पर है। वहीं केंद्र सरकार ने भी जुमलेबाजी सिर्फ करने का काम किया। अरुण जी, हमने देखा सरकार ने तो पूरा बजट सत्र 9 की संख्या वाले कैबिनेट के साथ निकाल दिया। तो वही आप दीपक जी, वो बजट सत्र एक खोखली ये था। वो तो हमारे सरकार ने, हम वहां तो सिग्नेचर पूर्ववर्ती सरकारों का ही सारा चीज था। वो तो पढ़ने का काम किया। इस सरकार का नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, तो जवाब लेंगे राजीव जी का। राजीव जी, विकास के आधार पर वोट मांगने के लिए आप जनता के बीच जाएंगे। अरुण जी कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं, तो किस आधार पर जा रहे हैं? देखिए, अरुण जी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अभी इन्होंने कहा ना कि हमारे ही नेता ने जो करके गए वही आज हो रहा है।
तो इनको पर्दे के पीछे से सरकार चलवाने की आदत है। वही चीज़ यहाँ भी ये समझ रहे हैं। और जिस शिक्षक नियुक्ति की, जिस अरुण जी, मैं आपको बड़ी शालीनता से सुन रहा था, और जिस शिक्षक नियुक्ति की ये वाहवाही लूट रहे हैं, जो अपने कंधे और पीठ थपथपा रहे हैं, जिस शिक्षक नियुक्ति को लेकर, नियुक्ति उसी पर बोल रहे हैं अरुण जी, एक बार सुन लीजिए, उसी शिक्षक नियुक्ति पर बोल रहे अरुण हैं। जी, आप ही की बातों का जवाब दे रहा हूं। जिस शिक्षक नियुक्ति का आप वाहवाही लेना चाह रहे हैं, उस शिक्षक नियुक्ति के लिए जो आपके मंत्री अधिकृत थे, उनका 4 महीने, 3, साढ़े 3, 4 महीने तक अपने सचिव से झगड़ा चलता रहा। वो ऑफिस नहीं जाते थे। एक भी फाइल पर आप अपना मंत्री जी का हमको दस्तखत बता दीजिए, एक फाइल पर आप अपने मंत्री जी का हमको ऑर्डर बता दीजिए, एक फाइल पे आप अपने मंत्री जी का मंतव्य बता दीजिए। तो 4 महीना साहब आपके मंत्री जी ऑफिस नहीं पहुंचे, 4 महीना साहब आपके मंत्री जी सचिव से लड़ते रहे, और आप ये गाल बजा रहे हैं कि आपने बहाली कर दी साहब। चलो बहाली हो गई, अब आप कह रहे हैं कि अभी बिहार में कुछ नहीं हो रहा। आज भी सक्षमता का रिजल्ट आया है, आज भी पावर होल्डिंग के परीक्षा की तिथि आई है, ये डिमांड आया है, इनविटेशन आया है एप्लीकेशन के लिए, आज भी विधान परिषद के आवेदन पर बातें हुई। चलिए एक बार हेमराज जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हेमराज जी, राजीव जी तो केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाकर और विपक्ष पर आरोप लगाकर अपना चुनावी बेड़ा पार लगाने की जुगत में है, लेकिन आपको भी तो यहाँ हिसाब देना होगा, आपकी पार्टी को भी हिसाब देना होगा, क्या किया, क्या छूट गया। देखिए, अभी अरुण जी ने जातीय गणना को लेकर के अपनी उपलब्धियों में गिना रहे थे। अरुण जी को शायद ये मालूम नहीं है कि जातीय गणना की बात जब एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में, तो उस समय यह प्रस्तावित था, और जब जातीय गणना की बात आई तो सभी दलों के नेताओं ने, यानी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सभी दलों के नेताओं ने इस पर अपनी सहमति दी थी और समर्थन किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी सभी दलों के नेता गए थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी स्वीकृति दी थी कि आप बिहार में, बिहार के अपने खर्चे से जातीय गणना करा सकते हैं। उसके बाद जातीय गणना की बात आई और जातीय गणना हुआ, और उसके बाद आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी के लिए आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। इसमें इनकी क्या भूमिका है जो जबरदस्ती अपनी उपलब्धि में गिना रहे हैं? दरअसल ये झूठ का पुलिंदा लेकर के बैठते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। इतना महत्वपूर्ण सदन चल रहा था, लंबे समय तक सदन चला। ये जनता के प्रति अगर जवाबदेह होते तेजस्वी जी, तो जनता के मुद्दों को, जनता के सवालों को लेकर सदन में बैठते और उस पर अपनी आवाज बुलंद करते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। सदन में उपस्थिति रखने के बजाय ये जनता के बीच में चले गए, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, झूठ प्रचार करने के लिए। हेमराज जी, क्या ये माना जाए कि मंत्रिमंडल की शक्ति, संख्या बल कम होने के कारण बस गिनी चुनी 2-4 उपलब्धियां ही है, जैसे राजीव जी गिना रहे हैं कि शिक्षक नियुक्ति वाली प्रक्रिया हो, 1-2 उपलब्धि आप गिना रहे हैं, क्या ये मंत्रिमंडल का संख्या बल कम होने का कारण नहीं हो सकता? देखिए, मंत्रिमंडल का भले संख्या बल कम था, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी अपनी योग्यता, विद्वता और अपनी कार्य क्षमता के आधार पर उन्होंने हर क्षेत्र के लिए काम किया है और उसके लिए योजना बनाई है। काम में कहीं कोई रुकावट नहीं है, उसके लिए कैपेबल थे, उसके लिए वो सक्षम थे और काम को अंजाम उन्होंने दिया है। भले मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है, इससे पहले जो भी मंत्री थे काबिल मंत्री थे, हर क्षेत्रों में उनका जो है क्या कहते हैं अनुभव रहा है अच्छा, और उन्होंने करके दिखाया। आप बजट को ही देख लीजिए, वो तमाम मंत्रीगण अपने अपने विभाग के बजट को पेश किया और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत तो चलिए, इनको तो सिर्फ कोई लगता है कि दिक्कत सरकार नहीं अच्छा हुई, काम कर चाहे रही है। मंत्रिमंडल का संख्या बल 9 रहा हो या अब 21 उसमें और जुड़ गया हो। देखना दिलचस्प होगा कि अब चूंकि आचार संहिता कुछ ही घंटों बाद प्रभावी हो जाएगी, तो सरकार के पास ये होगा कि हम कुछ नया
न घोषणा कर सकते हैं, न धरातल पर उसे उतरता जनता के बीच दिखा सकते हैं। तो अब तक जो कुछ किया है रिपोर्ट कार्ड में वही समाहित करना होगा। और क्या इस रिपोर्ट कार्ड से जनता को संतुष्ट किया जा सकेगा? पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे थे, वो आपने सुने। सवाल हमने आपके सामने भी रख दिया है। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी, अरुण कुमार जी और हेमराज राम जी। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।